Write on continuous random variable. Continuous random variable. Write on first point. It is measured over certain range. It is measured over certain range or interval. It is measured over certain range or interval. Clear? Write down point number 2. Here the function fx is called probability density function. ब्रैकेट में लिखो PDF, probability density function ब्रैकेट में PDF. डिस्क्रीट में क्या कहते हैं इसे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. और कॉन्टिन्यूस में क्या कहते हैं इसे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. कंफर्म? देखिए पॉइंट नंबर 3. देखिए इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल probability means area. In case of continuous random variable, probability means area. एरिया को अंडरलाइन करो. जब भी हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का मतलब एरिया होगा. ठीक है, क्लियर बात? लिखिए पॉइंट नंबर 4. लिखिए लेट कैपिटल X बी अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैविंग PDF fx मैंने आपके लिए लिख दिया. लिखिए देन probability x1 is less than x2. मैंने क्लियर टर्म्स में आपके लिए लिखा है probability x1 is less than x2. लिखा आपने? लिखिए इज इक्वल टू. हाँ, एक मिनट में आपसे कंफर्म करूँगा जो पोजीशन हमारे पास है. कैपिटल X क्या है? रैंडम वेरिएबल. कैपिटल X क्या है और स्मॉल x क्या है? उसकी वैल्यूज़. मतलब जैसे सपोज हमें 2 से लेकर 5 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए. कंफर्म? इतनी बातें क्लियर? मैंने आपसे क्या कहा? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी मीन्स एरिया. प्रोबेबिलिटी मीन्स एरिया. एक मिनट यहाँ कंसंट्रेट करो आप. ये हमारा PDF का ग्राफ. किसका ग्राफ है? PDF मतलब फंक्शन का ग्राफ. ये हमारा PDF है जिसका ग्राफ मैंने आपके लिए ड्रॉ किया. कंफर्म? अब आपको x1 से लेकर x2 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए. x1 से लेकर कहाँ तक? तो नो डाउट यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया चाहिए क्योंकि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल मतलब एरिया. इतनी बातें क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया चाहिए. एरिया निकालने के लिए क्या करते हो आप? इंटीग्रेशन. हाँ या नहीं भाई? एरिया किसी भी चीज़ का निकालना है तो क्या करते हो आप? इंटीग्रेशन.
तो इंटीग्रेशन साइन डालोगे, x1 से लेकर क्या लिखोगे x2 तक, कोई दिक्कत? और फंक्शन आपके पास पहले से अवेलेबल है, कौन? f(x) dx। क्लियर बात? कोई डाउट? कॉपी करो। क्लियर यहाँ तक? लिखिए पॉइंट नंबर कौन सा? 5। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पीडीएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ पीडीएफ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ध्यान रखिए प्रॉपर्टीज कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है? जो पहले मैंने आपको बताया डिस्क्रीट के अंदर प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टी यहाँ होगी। मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी? किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वंस अगेन वही लिखिए, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? और मुझे ये सम टोटल प्रॉपर्टी क्या होती है? 1। ये बात क्लियर? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट में समेशन साइन होगा, ये साइन, ये हमेशा डिस्क्रीट के लिए यूज़ करना। और जैसे ही आप कॉन्टिन्यूस में आ जाओगे तो आप इसकी जगह इंटीग्रेशन साइन लगाओगे। डिस्क्रीट में क्या? समेशन साइन, कॉन्टिन्यूस में इंटीग्रेशन साइन। कंफर्म? क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा? सम टोटल प्रॉपर्टी क्या होती है? 1। कंफर्म? तो लिखिए इंटीग्रेशन साइन f(x) dx इज इक्वल टू 1। यानी कि ये जो नीचे x है वो बेसिकली उसकी लिमिट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? लिमिट हो सकती है 1 to 2, हो सकती है 5 to 6, हो सकती है -∞ to +∞। जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा लिमिट आप यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई? पक्का? जो लिमिट होगा फंक्शन का गिवन, ठीक है, वो लिमिट आपको यहाँ यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ तक 2 प्रॉपर्टी के अलावा कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, ठीक है? एक बात लिख लीजिए नोट में, वो इम्पॉर्टेंट है। लिखिए प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2। लिखा आपने? लिखिए दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x1 is less than equal to x is less than equal to x2। ठीक है? x1 से लेकर x2 तक की प्रोबेबिलिटी, क्लियर? जहाँ x1 x2 एक्सक्लूडेड है, और x1 से लेकर x2 तक की प्रोबेबिलिटी जहाँ x1 x2 क्या है? इंक्लूडेड है, वो हमेशा सेम होगा। अब रही बात, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस में होगा। डिस्क्रीट में इक्वल टू का साइन इम्पॉर्टेंट होता है, कॉन्टिन्यूस में यदि आपने छोड़ दिया तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर? क्योंकि यदि आप ये कहते हो कि x1 x2 इंक्लूडेड है तो कॉन्टिन्यूस रैंडम मीन्स प्रोबेबिलिटी मीन्स एरिया, प्रोबेबिलिटी मीन्स, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपकी इंक्लूडेड है। कंफर्म? मुझे बताइए लाइन के इंक्लूड होने से एरिया इंक्रीज हो सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ लाइन क्या होती है? 0। एरिया ऑफ लाइन क्या होती है? तो यदि आप x1 x2 इंक्लूड करोगे
तो ये दोनों लाइन इंक्लूड होगा, और ये दोनों लाइन यदि इंक्लूड होगा तो एरिया में इंक्रीज नहीं होगा। कंफर्म, क्योंकि एरिया ऑफ लाइन क्या होती है 0, और ये दोनों एक्सक्लूड होगा तो एरिया डिक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ लाइन वंस अगेन 0 होता है। सो लाइन के इंक्लूड होने से या लाइन के एक्सक्लूड होने से कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ता। रीज़न, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में मीन्स प्रोबेबिलिटी मीन्स एरिया, और एरिया निकालने के लिए, ठीक है, आप चाहे लाइन इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, उससे एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इक्वल टू का इम्पॉर्टेंस नहीं। यदि आप इक्वल टू छोड़ भी गए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? लेकिन डिस्क्रीट में ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई? लिखिए क्वेश्चन। लिखिए लेट कैपिटल एक्स लिखिए लेट कैपिटल एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल। लेट कैपिटल एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल। लिखिए हैविंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन, हैविंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन fx is equal to c into 4x minus 2x square, 4x minus 2x square if 0 is less than equal to x is less than equal to 2. Zero otherwise. लिखा आपने 0 अदरवाइज। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखिए। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। लिखा आपने? हाँ, राइट डाउन सॉल्यूशन। रेडन सॉल्यूशन। पहले बताइए ये क्वेश्चन डिस्क्रीट का है या कॉर्डिनेट्स का है? पहले ये कंफर्म करें। आप कैसे पहचानोंगे कि डिस्क्रीट का है या कॉर्डिनेट्स का है? डिस्क्रीट का यदि ये क्वेश्चन होता तो मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ लिखा होता 0, 1, 2, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लेता है। क्या लेता है? तो यदि डिस्क्रीट का क्वेश्चन होगा तो क्या लिखा होगा 0, 1, 2। कंफर्म। और कॉर्डिनेट्स का क्वेश्चन होगा तो आपको मालूम है कॉर्डिनेट्स क्या लेता है? इंटीग्रल वैल्यू और एंड फ्रैक्शनल वैल्यू। मुझे बताइए इसके अंदर क्या है? इंटीग्रल वैल्यू भी और फ्रैक्शनल वैल्यू। और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमेशा एक इंटरवल में डिफाइंड होता है। क्या ये इंटरवल है? कंफर्म। और इसके अंदर क्या है? सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू या इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू? तो जब भी इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू होगा तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। और डिस्क्रीट होता तो यहाँ क्या लिखा होता? 0, 1, 2। बात समझ में आ गई? तो लिखिए सिंस इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिखिए सिंस इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन therefore सम टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। मेरी बात सुन लीजिए, सम टोटल तो 1 होगी। क्वेश्चन यदि डिस्क्रीट का होगा तो समेशन साइन लगाएंगे, और कॉर्डिनेट्स होगा तो लिखिए इंटीग्रेशन साइन fx dx इज इक्वल टू 1। कोई डाउट यहाँ तक? x की लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 2 तक। कोई डाउट? लिखिए c इंटू 4x माइनस 2x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1।
कोई डाउट यहाँ तक? ये क्लियर है? सी आउटसाइड लो। 4x का इंटीग्रेशन बताओ। 4x² 2x² का इंटीग्रेशन बताओ। 2x³ 0 to 2 dx इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सॉल्व करके c की वैल्यू बताओ। c की वैल्यू मुझे चाहिए, सॉल्व कीजिए जल्दी। क्या वैल्यू लिखिए? c इज इक्वल टू 3/8। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सबका आ गया है? लिखिए सेकंड पार्ट। सब लोगों ने यहाँ तक लिख लिया? राइट, नेक्स्ट सेकंड वन लिखिए प्रोबेबिलिटी 1 is less than x is less than 2। मुझे बताइए आपकी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? 0 से लेकर 2 तक। क्या उसके अंदर 1 to 2 इंक्लूडेड है? जल्दी बताइए हाँ ही नहीं। यदि फंक्शन 0 to 2 डिफाइंड है तो क्या उसके अंदर 1 to 2 इंक्लूडेड है? मैंने आपको क्या समझाया कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी मीन्स और एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 1 से लेकर 2 तक। कंफर्म? c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है 3/8, वो लिख दी। और फंक्शन क्या था? 4x माइनस क्या? 2x² dx। इसका इंटीग्रेशन आप रुक के कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने आपको पहले से ही आता है, आप उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं आपको। क्लियर है यहाँ तक? करना क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। लिखिए थर्ड पार्ट, लिखिए प्रोबेबिलिटी x > 2। मेरी बात सुनिए, जो बात मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब पहले क्लियरली दीजिए। आपके फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? 0 to 2। इसका मतलब 0 के लेफ्ट आपकी फंक्शन क्या है? 0 लिखा हुआ ना, 0 अदरवाइज, हाँ नहीं? तो 0 के लेफ्ट क्या है? 0। और 2 के राइट क्या है? 0। और 0 पे कोई भी इंटीग्रेशन चलाएंगे तो क्या होगा? 0। तो आप सीधा लिखो 0। समझ में आई बात? भाई 0 के लेफ्ट 0 है और 2 के राइट भी 0 है आपका फंक्शन। आप उस पर कोई भी इंटीग्रेशन चला लो, 0 आना कन्फर्म है। तो आप इंटीग्रेशन चलाओ ही मत, सीधा आप लिखो 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्ट लिखिए f(x) इज इक्वल टू c/x। लिखिए f 0 is less than x is less than 1, 0 otherwise। यहाँ तक लिख लिया आपने? आगे लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ c। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, लिखिए सो दैट द गिवन फंक्शन, लिखिए सो दैट द गिवन फंक्शन विल रिप्रेजेंट PDF।
so that the given function will represent PDF. Find the value of C so that the given function will represent, क्या लिखा आपने, PDF. ठीक है, राइट डाउन सॉल्यूशन. मुझे देखिए फंक्शन PDF कब होगा, जब वो PDF की दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे. कौन सा, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है. सम टोटल, मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्वियस होती है, उसे लोग छोड़ के ही रखते हैं, उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं. सम टोटल क्या होना चाहिए, तो लिखिए फॉर अ फंक्शन टू बी PDF, लिखिए फॉर अ फंक्शन टू बी PDF summation fx dx is equal to 1. लिखिए this implies x is equal to 0 to 1 c by x dx is equal to 1. क्लियर यहाँ तक. लिखिए this implies c outside. मेरे 1 by x का इंटीग्रेशन लिखिए log x 0 to 1 is equal to 1. कोई डाउट यहाँ तक. लिखिए this implies c into log 1 माइनस log 0, यानी कि ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, फंक्शन 0 के राइट डिफाइंड है, फंक्शन 0 के राइट डिफाइंड इज इक्वल टू 1. log 1 क्या होता है, 0, लेकिन मुझे चाहिए log 0 की वैल्यू, यानी कि 0 के राइट है फंक्शन. ठीक है, एग्जैक्टली ये 0 प्लस है, क्या वैल्यू देगा, log 0. log 1 तो 0 होता है, log 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी. राइट ऑन माइनस इन्फिनिटी, और इसे याद भी रखिए. लिखिए दिस इम्प्लाइज c इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1. क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम. मुझे बताइए c की वैल्यू क्या होगी. अधिकतर लोग, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, अधिकतर लोग सोचते हैं c इज इक्वल टू होगी 1 बाई इन्फिनिटी, दैट इज c इज इक्वल टू 0. लेकिन मैं आपको सीधी बात कहूँगा कि यदि c 0 हो गया तो आपका फंक्शन 0 बाई एक्स हो जाएगा. फंक्शन 0 बाई एक्स का मतलब 0 हो जाएगा. तो यदि फंक्शन ही 0 हो गया तो सम टोटल 1 आने के कोई चांसेस नहीं है. तो c तो 0 नहीं होगा, ये बात पहले दिमाग में बैठा लीजिए, कंफर्म. अब रही बात कोई और वैल्यू हो सकती है क्या, तो आपको मालूम है चाहे आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें 1 नहीं आने जा रही है. इसका मतलब इस केस में c की वैल्यू एग्जिस्ट, लिखिए द वैल्यू ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक. लेकिन नेक्स्ट